हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नोट्स फॉर एग्जाम। मैं स्वाति आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम सीटेट दिसंबर 2019 का जो आपका पेपर हुआ था उसके पेपर सेकंड की जो सीडीपी वाला पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट की जो सीडीपी का पोर्शन है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो है उसको देख लेते हैं। वो कह रहा है, नूर विद्यालय में अपना जो लंच बॉक्स है वो लाना भूल गई है तथा यह कहते हुए जो तान्या से यह कहते हुए उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना जो लंच था उसको शेयर किया था। तो देखिए जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर बनता है कि लॉरेंस जो कोलबर्ग हैं उनके अनुसार जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी गई है उसमें आपको बताना है कि यह जो पूरी सिचुएशन जो क्रिएट की जा रही है वह किस स्टेज पर वर्क करेगी। तो कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यह एक्सचेंज ओरिएंटेशन जो अभिविन्यास है एक तरीके का टिट फॉर टैट की बात बताता है। यानी कि यहाँ जो सिचुएशन है वो ये बताती है कि ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर होगा। एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान और परंपरागत जो सेकंड वाला लेवल है, सेकंड वाला जो स्तर है उसकी बात कर रहा है। तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 की जो बच्ची है वो ये कह रही है कि कल तुमने मैंने तुम्हें अपना लंच दिया था, तो आज जो है वो तुम्हें अपना लंच जो है वो मुझे मेरे साथ शेयर करना पड़ेगा, यानी कि टिट फॉर टैट। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषता के बारे में जन सामान्य, यानी कि कीवर्ड पकड़ लीजिए बिल्कुल, ठीक है, जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। तो देखिए प्रारूपिक यानी कि परंपरागत विशेषता जो कि ट्रेडिशनल है, ठीक है, हमेशा से मानी जाने वाली बात, और जन सामान्य यानी कि जिसको कि हम सभी लोग क्या करते हैं पहले से एक्सेप्ट करते हुए आ रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर लड़का है तो हम क्या कहते हैं कि लड़के जो हैं वो बाहर के काम करते हैं, और अगर लड़कियों का एक्सेप्शनल हम देख लेते हैं तो वहाँ पर कहा जाएगा कि लड़कियाँ जो है वो घर का काम करती हैं। ये जो है ट्रेडिशनल है, मतलब परंपरागत स्तर पर लोगों ने एक तरीके की मान्यता बना ली है। ये कहा जाता है लड़कियां जो हैं शादी के बाद ससुराल जाती हैं, ये बात भी क्या है ट्रेडिशनल जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए आ रहे हैं हम। इसी तरह की जो तमाम बहुत सारी तरह तरह की बातें होती हैं ये क्या है एक तरीके के जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती हैं। तो इन सारी ही चीज़ों को हम क्या कहेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइप कहेंगे। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा हमारा 4th वाला, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिताओं को बात करते हैं ये सभी चीज़ें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd है इसको देखते हैं। हाल ही में पाठ्यचर्या यानी कि जो करिकुलम है उसमें ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए एक तरह का मतलब प्रयास किया जा रहा है कि जिसमें पिता जो है वो घर के कामों में लगा रहता है, ठीक है, और माता को बताया जा रहा है कि साहसी जो गतिविधियां हैं उनको करती है। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है, इस तरह के जो प्रयास किया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यहाँ कहा जा रहा है कि पिता जो है वो घर के कामों की बात कर रहा है और माता को हम क्या बता रहे हैं कि वो साहसी जो गतिविधियां हैं उनको करती है। यानी कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ परिवर्तन सा नहीं लग रहा है आपको कि पिता घर का काम कर रहे हैं और माँ को साहसी जो गतिविधियां उनके बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो मेन बात ये की जा रही है। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 कि जो जेंडर रूढ़िवादिता है, जो कि जेंडर स्टीरियोटाइप है एक तरीके से, उसको क्या है ये समाप्त करता है। एक पहल है जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करने की, क्योंकि बिल्कुल अलग सा जो परिवर्तन की बात की जा रही है, ट्रेडिशनल जो हमारी परंपराएं हैं उनमें परिवर्तन की बात की जा रही है कि समाज में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाए, ये फोकस किया जा रहा है। तो हमारा जो 3rd का आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जेंडर स्टीरियोटाइप को समाप्त करता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें कह रहा है वाइगॉस्की के अनुसार पूछा गया। अब अगर आप देखें तो जो सीटेट का जो ज़्यादातर जो पेपर होता है, अगर हम बात करें, अगर आप सीटेट के पेपर की बात करें तो प्याजे और वाइगॉस्की और कोहलबर्ग ये 3 आपके इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि आप इनको तो जरूर, इनकी जो थ्योरीज हैं उनको इतना कंसर्न करके मतलब पढ़ लीजिए, इतना डीपली पढ़ लीजिए कि इनसे आपका आधा जो पेपर है उसके क्वेश्चन तो आपको जरूर मिलेंगे, चाहे वो पेडागोजी बेस्ड हो चाहे आपके वैसे हो, आपको हर तरीके से इनसे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वाइगॉस्की के अनुसार पूछा जा रहा है कि जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर के, तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो वाइगॉस्की का सिद्धांत है उसमें बताया गया है कि बच्चे को जहाँ पर एक तरह से टेम्परेरी जो हेल्प है वो प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर बनेगा, वो होगा स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है बच्चे को।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के, अब देखिए पियाजे फिर से आ गए, ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इसमें कहा जा रहा है जो परिकल्पित निगमनात्मक जो तर्क है, तर्क और जो चिंतन की बात की जा रही है किस अवधि में डेवलप होता है, ये कहा जा रहा है। तो इसका जो हमारा आपने पहले भी पढ़ा होगा, इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो फॉर्मल ऑपरेशनल जो स्टेज है, यानी कि ये जो हो गई वो 0 to 2, 2 to 7 और 7 to 11 और 11 साल से जो ऊपर की अवस्था है, ठीक है, 11 साल से जो ऊपर की अवस्था है, यानी कि जो हमारी लास्ट स्टेज है पियाजे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जो लास्ट स्टेज है वहां पर तर्क व चिंतन की बात की जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और आप इसको जो है वो एक तरह से और भी याद कर सकते हैं, SPCF, ठीक है, SPCF, इसको आप इस तरह से याद कर लीजिए कि पियाजे ने जो स्टेजेस बताई हैं SPCF, अगर बार बार आप बोलोगे तो आपको एक तरह से रट जाएगा। और अगर 0 से, और इतना ध्यान रखिए कि 0 से स्टार्ट है, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11, 11 से ऊपर, इस तरह से आप बार बार बोलते रहेंगे, आपको रट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है किसके अनुसार बच्चों का जो चिंतन है उसके बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक जो संदर्भ है उसके प्रभाव को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है किसके अनुसार, तो इसमें किस किस की बात की जा रही है, सबसे पहले तो कीवर्ड पकड़ लीजिए, सोशल और कल्चरल। अब हमने पहले भी बात की थी जो वाइगोस्की हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो लेव वाइगोस्की हैं, उनके जो सिद्धांत का नाम ही यही है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी बात वो करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इन्होंने ही बताया कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चे के जो विचार आते हैं उसमें पूरी जो भूमिका इन्होंने बताई वो सोशल और कल्चरल दोनों ही चीज़ों की मतलब महत्वपूर्ण भूमिका बताई है, ठीक है। तो हमारा जो 6 का आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में से, अब देखिए पियाजे का जो क्वेश्चन है वो मेरे ख्याल से अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 का जो शिक्षक है, यानी कि क्लास 6 to 8 की बात की जा रही है, ठीक है, कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों की बात की जा रही है, शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो देखिए अगर बच्चे जो हैं वो क्लास 6 to 8 के हैं, तो यानी कि वो क्या है, जो पियाजे के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो उनकी जो लास्ट वाली स्टेज है, जो फॉर्मल वाली, अभी जो कि हमने पढ़ी भी थी परिकल्पित वाली, ठीक है, फॉर्मल वाली जो स्टेज है जो कि 11 से ऊपर की बात की जा रही है, तो वहाँ की स्टेज की बात कर रहा है, वहाँ की स्टेज की बात की जा रही है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कि अगर बच्चा जो है वो क्लास 6 to 8 का है तो ऐसी क्लास के लिए जो टीचर है उसको ऐसी समस्याएं बच्चों के सामने प्रस्तुत करनी चाहिए जो कि क्या हो, तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, जिसमें बच्चे जो हैं उनका थिंकिंग लेवल जो है वो डेवलप हो, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है, हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि जो सिद्धांत है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। अब ये तो आपको ये समझने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी हमने हार्वर्ड के जो गार्डनर हैं उनकी थ्योरी के बारे में बात की थी कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है कि बच्चे में क्या है, बहुत सारी बुद्धि जो होती हैं उनका समूह है एक तरह से। अब ये कह रहा है तार्किक गणितीय, कौन सी बुद्धि की बात कर रहा है, तार्किक जो गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, यानी कि उसमें क्या है, लॉजिकल भी है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की जो लंबी श्रृंखला होती है उसको हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। अब देखिए बड़े बड़े जो लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंजीनियर है, डॉक्टर है, ठीक है, तो इनकी अगर बात की जा रही तो क्या है, लॉजिकल थिंकिंग की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो अब जो हमारा जो 8 का आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ये बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कह रहा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज जो है उसका एक जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य भी बनाती है, तो उसे क्या कहा जाता है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो एक तरह से देखा जाए तो सोशलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि जो बच्चा है वह अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट होता है और उसके जो अंदर जो हैबिट्स हैं, स्किल्स हैं, जो वैल्यूज हैं या मोटिव्स हैं, तो जितनी भी चीज़ें जो उसके अंदर डेवलप होती हैं वो उसकी क्या है, सोसाइटी की एक तरह से देन है। तो ये जो प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, वो क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मानव विकास के संदर्भ में जो अनुवांशिकता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की जो भूमिका है उसके बारे में निम्नलिखित जो कथन है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमने पहले भी बात की थी कि जो मानव का, जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही अपना अपना रोल है, ठीक है। तो जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का ही क्या है, एक जटिल जो प्रक्रिया है, पारस्परिक जो क्रिया होती है, ठीक है, इन्फ्लुएंस होता है, तो वो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इसमें एक प्रोग्रेसिव जो क्लासरूम है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ये कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, या विद्यार्थी के द्वारा जो निष्क्रिय रूप से जो ज्ञान है, निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो वहाँ पे निष्क्रिय रूप से तो ज्ञान प्राप्त किया नहीं जाएगा, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विद्यार्थी के द्वारा जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसे उसी रूप में बार बार दोहराया जा रहा है। क्या अगर टीचर ने कोई बात बता दी है तो क्या उस नॉलेज में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, या चीज़ों को मिला जुला रूप करके एक नए ज्ञान का निर्माण नहीं किया जा सकता है? तो अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब वो कह रहा है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा जो ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, तो ये भी जो है हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक के निर्देशों की बात की जा रही है कि शिक्षक के निर्देशों की बात, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन अब जहाँ पर बात की जाएगी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात होगी तो वहाँ पर नॉलेज को कंस्ट्रक्ट जरूर किया जाएगा। हर दिन बच्चे को क्या है, एक नए ज्ञान का निर्माण करेंगे बच्चे। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 11, वो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन जो इवोल्यूशन है उसकी बात की जा रही है कि उसमें क्या शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है केवल संरचनात्मक की बात कर रहा है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की। जो सेकंड है वो कह रहा है सिर्फ समेटिव असेसमेंट। अब जो थर्ड वाला है वो कह रहा है ना तो फॉर्मेटिव है और ना ही समेटिव असेसमेंट है, जो कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। अब वो कह रहा है फोर्थ वाला कह रहा है कि विविध प्रकार की जो रणनीतियां हैं उनका प्रयोग करते हुए, यानी कि उसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों ही तरीके की जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको शामिल किया जाता है, यानी कि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों आकलन का प्रयोग करना। ये जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये कह रहा है आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के जो लोग हैं वो शैक्षिक रूप से निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। ये जो रूढ़िवादिता है एवं परिणामिक रूढ़िवादी जो आशंका है उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि टीचर को क्या पहल करना चाहिए। अब देखिए, यानी कि जो बच्चे हैं उनको बार बार इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जो बार बार उन बच्चों को ये बताया जा रहा है कि आप जिस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग बार बार जो एकेडमिक्स हैं उसमें खराब प्रदर्शन करते हैं, तो जो टीचर है उसका क्या रोल हो सकता है, इस एक तरीके का जो ये स्टीरियोटाइप है उसको कम करने में टीचर क्या भूमिका अदा कर सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि टीचर को यह बताना चाहिए कि ये जो मतलब तरह तरह के जो ये महापुरुष थे और इस सोसाइटी से ये महापुरुष बिलोंग करते थे और उन्होंने ये सारे काम किए हैं। मतलब तरह तरह के बच्चों के समक्ष टीचर को एग्जाम्पल देने चाहिए और ये बताना चाहिए कि उन्होंने कौन कौन से ऊँचे जो मुकाम है वहाँ तक वो पहुँचे हैं, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। मैटर जो है वो आपकी पहचान करती है। इस तरीके के जो उदाहरण हैं और जो कहानियाँ हैं वो बच्चों के सामने प्रदर्शित करनी चाहिए, और कोई भी चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती है। तो बच्चों के सामने जो है वो ऐसे रोल मॉडल जो है वो प्रदर्शित किए जाएं, जिससे कि क्या है, बालकों के भीतर एक तरीके की जो पॉजिटिव जो थिंकिंग है, जो सकारात्मक सोच है वो डेवलप हो, और बच्चा जो है वो सारे पड़ाव को पार कर अपना जो गोल है, जो मोटिव उसका है, उसको अचीव करें। तो इसका जो हमारा आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा कि विभिन्न जो सामाजिक वर्गों के जो रोल मॉडल हैं उनसे संबंधित जो कहानियां हैं, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको टीचर प्रस्तुत करे बच्चों के सामने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको देख लेते हैं। ये कह रहा है एक इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की जा रही है कि एक समावेशी कक्षा अगर है तो उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए। अब टीचर का देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था क्वेश्चन और इसमें भी हम पढ़ रहे हैं, और पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक समावेशी कक्षा में टीचर को क्या करना चाहिए, तो समावेशी जो कक्षा है उसमें टीचर को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और जो शक्ति है उसके अनुसार सीखने की क्षमता है, कि प्रत्येक बच्चा जो है वो इक्वल है, समान है, ना तो कोई जड़ है, ना मूढ़ है, ना मूर्ख है, ठीक है, और ना ही कोई प्रतिभाशाली है। सारी चीज़ों को, जो चीज़ें हैं, ये सारी ही चीज़ें जो कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, ठीक है, उनको बांटा गया है, उन चीज़ों को नकार कर सिर्फ उसे यह समझना चाहिए टीचर को कि सभी बच्चे जो हैं वो समान है, ना कि उन्हें कैटेगराइज करे, ठीक है। और हर एक विद्यार्थी में क्या है, सीखने की जो क्षमता है वो भी इक्वली है, ये चीज़ टीचर को समझना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित जो लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करता है। ये सारे जो लक्षण हैं उनको प्रदर्शित करता है, जैसे कि पढ़ने के लिए प्रति चिंता होती है उसके मन में, शब्दों या जो अक्षर हैं उनको पहचानने में भी उसको कठिनाई होती है, बच्चे की जो निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल है, जो पहले पढ़े हुए पाठ हैं उनको समझने और याद करने में भी कठिनाई होती है। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करती हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अशक्तता वाले जो विद्यार्थी हैं इस चीज़ को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। एक शिक्षक
समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले जो अधिगमकर्ता हैं उनकी आवश्यकताओं को, उनकी जो नीड है उसको किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसके अधिगम में, यानी कि जो लर्निंग में जो सशक्त पक्ष है और जो उसकी कमजोरियां हैं उनके विश्लेषण के आधार पर जो विशिष्ट अधिगम उद्देश्य हैं उनको डेवलप करना, ये जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कहा जा रहा है एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक जो विद्यार्थी हैं उनको किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। इनकरेज करने की बात की जा रही है और किसकी बात की जा रही है, जो क्रिएटिव जो लर्नर्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो क्रिएटिव लर्नर कौन होगा, जो कि किसी भी एक प्रॉब्लम को बहुत सारे विभिन्न जो पक्ष हैं, अनेक जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके अंतर्गत किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो क्रिएटिव लर्नर हो गया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 कि अनेक परिप्रेक्ष्य जो होंगे उनको प्रोत्साहित करके तथा जो मूल विचार है उनको इंपॉर्टेंस देकर, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है वो क्लासरूम में जो सार्थक अधिगम है, मीनिंगफुल लर्निंग है, उसके लिए कौन सा कारक जो है वो उसका पक्ष लेता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये कहा जा रहा है कि सार्थक यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग वही है जो पूरे होल को लेकर चलती है, जो कि जिसमें पूरा संपूर्ण रूप जो होता है वो शामिल होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा हमारा 18 का 4th वाला कि विषय वस्तु तथा जो बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, यानी कि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम जो सॉल्विंग स्ट्रेटेजी जो है उसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा। तो देखिए पहले वाले में ये कहा जा रहा है कि समाधान जो हम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, तो समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान ना दें, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा कह रहा है कि जो क्रियात्मक यानी कि जो एक तरीके से जो फंक्शनल जो चीज़ें हैं उनको क्या करना, फिक्स्ड कर देना, ये बात की जा रही है। और केवल परंपरागत जो कार्य हैं उन पर ध्यान देना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि फंक्शनल यानी कि जो बॉडी है वो भी तो मूव करनी चाहिए, सारी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिक्रिया निर्धारण और समस्या प्रस्तुतिकरण जो है उसके एक ही आयाम में सीमित रहना, यहाँ में लिमिट करने की बात की जा रही है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब 4th वाला जो है वो हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा जा रहा है कि समस्या जो है उसको अनेक जो उपलक्ष्य हैं यानी कि बहुत सारे जो सब गोल्स हैं उनमें डिवाइड कर देना। किसी भी प्रॉब्लम को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर उनका समाधान करके उनको मतलब समाधान देखना, तो ये क्या है, किसी भी एक इफेक्टिव जो क्लासरूम प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्ट्रेटेजी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 20 की बात की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली जो है वो नहीं है, नॉट की बात की जा रही है। अब ये कह रहा है, तो देखिए इसमें कहा जा रहा है, पहले वाले में क्या कहा जा रहा है पहले ये देख लेते हैं। फर्स्ट वाला कह रहा है बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चों को सिर्फ अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये जो है अनुमान लगाना यानी कि बच्चे जो है वो खुद से सोच रहे हैं चीज़ों को, अंतर्दृष्टि के द्वारा भी पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है। दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि प्रयोग और पर्यवेक्षण, ये भी एक तरीके से सही है। ये दोनों ही हमारे जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे। और डिस्कशन जो कि एक क्लासरूम जो लर्निंग है, जो टीचिंग लर्निंग जो पूरा सर्कल है, साइकिल है, तो उसके लिए जो डिस्कशन है वो भी यूजफुल है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है उसमें कहा जा रहा है कि जो दिया गया ज्ञान है उसको दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ बार बार उसको दोहराया जाए, ये जो है वो कम इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, अब बाहर जाने के लिए तो कहेगा नहीं, क्योंकि टीचर जो है वो अगर बाहर कर देने से ही क्लास के जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो है हो सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो कह रहा है उनसे बात करना और उनकी जो अरुचि है यानी कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चा जो है उसके ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर वो जो स्टडी जो कराई जा रही है उसका जो कॉन्सेंट्रेट है वो किसी भी लेक्चर या स्टडी पर क्यों नहीं हो रहा है, इस कारण को जाने टीचर, और जो उसी के अकॉर्डिंग कि बच्चा अगर कहाँ पर जो है वो लो अपने आप में फील कर रहा है उस चीज़ को जाने, और टीचर जो है एक फ्रेंड की तरह वहाँ पर व्यवहार बच्चे के सामने प्रदर्शित करे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है संरचनावादी उपागम जो है वो बताता है कि जो
ज्ञान है उसकी संरचना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो अब जो है वो कंस्ट्रक्टिविज्म की अगर बात की जाए तो उसकी बात में क्या है, कौन कौन करता है ये पहले देख लेते हैं। ये जो है वो पियाजे, वाइगोत्स्की, ब्रूनर आदि जो है वो ज्ञान की संरचना बच्चे कैसे निर्माण करते हैं उसका, इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है ज्ञान की संरचना यानी कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही है। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी होगा वो होगा बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कंस्ट्रक्टिविज्म में जो अप्रोच है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, ये देख लेते हैं। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत जो सिद्धांत है उसकी संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, अब सहजानुभूत सिद्धांत यानी कि जो नाइव जो थ्योरीज हैं उनकी बात की जा रही है। ठीक है, जिसमें मान लीजिए बच्चे जो घटनाएं होती हैं वो अपने सामने होते हुए देखते हैं। ठीक है, और वे उन घटनाओं के बारे में खुद से कल्पनाएं करते हैं, खुद से सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, चाहे वो गलती क्यों ना हो। ठीक है, खुद से मतलब कल्पना करते हैं, खुद से इमेजिन कर लेते हैं कि ये ऐसा है वो वैसा है, इस तरीके का सोच लेते हैं। तो जो ऐसी स्थिति है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो संवाद के द्वारा, किसी भी संवाद के द्वारा बच्चों के ये जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, ठीक है, उनको चुनौती देनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऐसा डिस्कशन वगैरह करें बच्चों के सामने क्लास में कि बच्चा जो है वो खुद से नए ज्ञान की संरचना करे और जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी जाने, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, संज्ञान और संवेग की बात की जा रही है। ठीक है, किस प्रकार संबंध होता है इन दोनों में, किस प्रकार से ये रिलेट करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 कि दोनों के बीच जो है वो एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे में सन्निहित हैं। ठीक है, शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए, जो लर्निंग है उसको कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा, ऑप्शन क्या मतलब जो पॉइंट हमें दे रखे हैं उनको देख लेते हैं। पहला कह रहा है कि उसका जो इंटरेस्ट है विद्यार्थी का, उसकी अभिरुचि, ये जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अगर बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है किसी भी पढ़ाई में, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, तो वो उन पॉइंट्स को बिल्कुल ही मतलब नेग्लेक्ट कर देगा, एक तरीके से नहीं जानेगा। उसके बाद कह रहा है कि विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, तो हेल्थ भी जो बहुत जरूरी है लर्निंग के लिए। उसके बाद कह रहा है जो पेडागोजिकल जो स्ट्रेटेजीज होती हैं उनकी बात कर रहा है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती हैं लर्निंग में, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है, टीचर जो है वो बच्चों को सही ज्ञान का निर्माण कराता है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थी का जो सोशल और जो कल्चरल जो उसका जो पर्सपेक्टिव है यानी कि जो इन्वायरमेंट है, ये भी बहुत भूमिका अदा करता है। ठीक है, तो हमारा ये चारों ही चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, प्रभावित करेंगी किसको, लर्निंग को इफेक्ट करेंगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक जो संरचना है उसकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, ठीक है, मीनिंगफुल जो ज्ञान का जो मीनिंगफुल क्या है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्ञान को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सोशल इंटरेक्शन जो है वो एक तरह से क्या है, सार्थक जो संरचना है उसके लिए, ज्ञान की सार्थक संरचना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये देख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना जो है वो उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका जो हमारा आंसर बनेगा वो होगा कि अगर बच्चा पुरस्कार पाने की जो स्थिति है, सोच रहा है कि इस एक्टिविटी को करने से मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे प्राइज मिलेगा, तो ये क्या एक तरीके से जो भौतिकवादी जो अभिवृत्ति है बच्चे में, उस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ये कह रहा है बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था, बाल्यावस्था कौन सी अवस्था है जिसमें कि इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, समकालीन सामाजिक जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक है, जो सोशल जो पर्सपेक्टिव है उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उनके अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, एक ऐसी अवस्था जिसमें बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा समाज के जो लोग होते हैं उनके साथ अंतःक्रिया स्थापित करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अब मध्य बाल्यावस्था की विशेषता पूछी जा रही है इसमें, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे तार्किक एवं जो मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं इस अवस्था में। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था में। उसके बाद है हमारा
क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है परिवार और पड़ोस की बात की जा रही है कि बच्चों के जो समाजीकरण है उसमें जो है वो प्राइमरी एजेंसी है या फिर सेकेंडरी एजेंसी। तो परिवार जो फैमिली है वो हमेशा मैंने आपको बताई है कि प्राइमरी एजेंसी, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो सीडीपी के आपके 30 क्वेश्चंस थे, सीटेट दिसंबर में जो आपका हुआ था 2019 में, उसके हमने 30 क्वेश्चंस को, पेपर 2 के जो 30 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको जो जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं तो वो भी जीके वगैरह की, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स टू ऑल।